गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत समतल के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो समतल क्या है, हम ये देखें पहले। समतल एक सतह है। समतल एक सतह है जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः समतल पर स्थित हो। समतल एक सतह है या वह सतह है जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः समतल पर, पूर्णतः उस सतह पर स्थित हो। समतल एक सतह है जिस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः उस सतह पर स्थित हो। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यह एक सतह है, इसे हम S से निरूपित करते हैं। इस सतह पर हम दो बिंदु लेते हैं P और Q, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 है। तो हमने एक सतह लिया, सतह को हमने S के द्वारा दर्शाया और इस सतह पर हमने दो बिंदु लिए, बिंदु P और Q, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हैं। इन बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो हमें रेखा PQ प्राप्त होती है और यह रेखा PQ पूर्णतः इस सतह पर स्थित है। तो इस प्रकार हमने एक सतह लिया S और इस सतह पर हमने दो बिंदु P और Q लिए। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ है जो पूर्णतः इस सतह पर स्थित है। अतः सतह S एक समतल है। S एक सतह है और PQ सतह पर स्थित बिंदु हैं। हमने ये देखा कि रेखा PQ सतह पर स्थित है, सतह S पर स्थित है। अतः यह सतह S एक समतल को निरूपित करता है। अतः सतह S एक समतल को निरूपित करता है। इस प्रकार हमने समतल की परिभाषा प्राप्त किया। समतल एक सतह है जिस पर स्थित
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः इस सतह पर स्थित हो। और दिए गए चित्र में S एक सतह है और इस सतह पर P और Q दो बिंदु हैं। रेखा PQ सतह S पर स्थित है, अतः सतह S एक समतल को निरूपित करता है। अब हम समतल के अभिलंब पर विचार करेंगे। समतल का अभिलंब वह रेखा जो समतल पर लंबवत होती है उसे समतल का अभिलंब कहते हैं। हमें समतल S दिया गया है और इस समतल पर एक रेखा AB स्थित है। वह रेखा जो समतल पर अभिलंब होती है या वह रेखा जो समतल पर लंबवत होती है, यहाँ पर हमने उसे PM से दर्शाया है। तो रेखा PM समतल S के लंबवत है, तो यह रेखा समतल का अभिलंब कहलाती है। वह रेखा जो समतल पर लंबवत होती है, यहाँ पर रेखा PM समतल पर लंबवत है, अतः PM अभिलंब है। रेखा PM समतल पर लंबवत है, अतः यह अभिलंब है। रेखा PM समतल पर लंबवत है, अतः PM समतल का अभिलंब है। किसी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात के द्वारा हम समतल की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। किसी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात के द्वारा समतल की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम समतल के व्यापक समीकरण पर विचार करते हैं। समतल का व्यापक समीकरण x, y और z में एक घातीय समीकरण समतल का व्यापक समीकरण कहलाता है। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। x, y, z में एक घातीय समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। समीकरण 1
एक्स वाई जेड में एक घातीय समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। समीकरण 1 द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर दो बिंदु P और Q लिए गए। समीकरण 1 द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 लिए गए और Q x2 y2 z2 लिया। चूंकि बिंदु P और बिंदु Q समीकरण 1 द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर स्थित हैं, अतः बिंदु P और Q के निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। P और Q के निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। अतः समीकरण 1 में बिंदु P के निर्देशांकों को रखने पर हमें प्राप्त होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। समीकरण 2। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांकों को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने एक्स वाई जेड में एक घातीय समीकरण लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। समीकरण 1 के द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर हमने दो बिंदु P और Q लिया जिनके निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु P और Q के निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, अतः हमें इन निर्देशांकों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और समीकरण 3 प्राप्त हुए। समीकरण 2 में m2 का तथा समीकरण 3 में m1 का गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 2 में हमने m2 का गुणा किया तथा समीकरण 3 में हमने m1 का गुणा किया तथा इन्हें जोड़ा। हमें प्राप्त होगा समीकरण 2 में m2 का गुणा किया तथा समीकरण 3 में m1 का गुणा किया तथा इन्हें जोड़ा, तो हमें ये प्राप्त होगा m2x1 प्लस m1x2।
यदि हम A के पदों को एक साथ रखें और B के पदों को एक साथ रखें, C के पदों को एक साथ रखें और D के पदों को एक साथ रखें, तो हमें ये प्राप्त होता है A m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस B m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस C m1 z2 प्लस m2 z1 प्लस D m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। समीकरण 2 में m2 से गुणा किया, समीकरण 3 में m1 का गुणा किया तथा दोनों समीकरणों को जोड़ा गया, हमें प्राप्त हुआ A m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस B m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस C m1 z2 प्लस m2 z1 प्लस D m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इस समीकरण में m1 प्लस m2 से भाग करने पर ये समीकरण नए रूप में परिवर्तित होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 प्लस B m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 प्लस C m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2 प्लस D इक्वल्स टू 0। हमें समीकरण प्राप्त हुआ A m1 x2 प्लस A m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 प्लस B m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 प्लस C m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2 प्लस D इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने ये देखा कि बिंदु m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 m1 z2 प्लस m2 z1 m2 z1 अपान m1 प्लस m2 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। हमने समीकरण 1 के आधार पर हमने समीकरण 2 से प्राप्त किया। जिस प्रकार समीकरण 1 में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है, समीकरण 2 में x y z के स्थान पर बिंदु m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, m1z2 प्लस m2z1 अपान m1 प्लस m2 है। अर्थात यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। यह बिंदु m1 और m2 के प्रत्येक मान के लिए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। बिंदु m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, m1z2 प्लस m2z1 अपान m1 प्लस m2, m1 और m2 के प्रत्येक मान के लिए समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। हमने ये देखा कि बिंदु m1 और m2 के प्रत्येक मान के लिए समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। m1 और m2 के भिन्न मानों के लिए भिन्न बिंदु प्राप्त होंगे। m1 और m2 के भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त होंगे तथा ये सभी बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। अर्थात ये सभी बिंदु समीकरण 1 द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर स्थित होंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि PQ को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण 1 द्वारा निरूपित बिंदु पथ पर स्थित होगा। हमने देखा कि m1 और m2 के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त होंगे। ये सभी बिंदु समीकरण 1 पर स्थित होंगे। ये सभी बिंदु समीकरण 1 पर स्थित होंगे। इस प्रकार यदि P और Q P और Q समीकरण 1 पर स्थित हैं तो PQ को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु भी समीकरण 1 पर स्थित होगा।
यदि P और Q समीकरण 1 पर स्थित हैं तो PQ को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण 1 पर स्थित होगा। तो हमने ये देखा कि यदि P और Q समीकरण 1 पर स्थित हैं तो PQ को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण 1 पर स्थित होगा, अर्थात रेखा PQ समीकरण 1 पर स्थित होगी, 1 पर स्थित होगी। अतः समीकरण 1 से निरूपित सतह एक समतल है। निरूपित सतह एक समतल है। हमने समतल का समीकरण प्राप्त किया। समीकरण 1 ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 एक समतल को व्यक्त करेगा, क्योंकि इस समीकरण पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ पूर्णतः इस सतह पर, इस समीकरण पर स्थित है। तो इस प्रकार समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है, जिसमें ABC समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं तथा d एक अशून्य अचर है। हमने समतल का व्यापक समीकरण प्राप्त किया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यह एक समतल का व्यापक समीकरण निरूपित करता है। यहाँ पर a b c ये समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं तथा d अशून्य अचर है। ABC समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं तथा d इसे यह अचर है, d एक अचर राशि है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समतल के अभिलंब के
दिक् अनुपात प्राप्त करें, यदि हमें एक समतल का समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। दिए गए समतल का समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो समतल के यहाँ पर समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात 2, 3, 4 हैं। हमें समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। इस समीकरण के आधार पर हमने समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात प्राप्त कर लिया 2, 3, 4, जो कि x, y, z के गुणांक हैं। अब हम समतल के समीकरण के अंतःखंड स्वरूप पर विचार करेंगे। समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप यदि समतल के द्वारा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड ABC हो, तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष, और ये मूल बिंदु है। यदि समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड A हो, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड B हो तथा z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C हो, तो समतल का समीकरण ये होगा x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। यहाँ पर a समतल का x अंतःखंड b समतल का y अंतःखंड तथा c समतल का z अंतःखंड है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड A, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड B और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है, तो समतल का समीकरण होगा x अपान A प्लस y अपान B प्लस z अपान C इक्वल टू 1। हम समतल के व्यापक समीकरण द्वारा समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। हम समतल का व्यापक समीकरण लेते हैं। समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0।
समतल के व्यापक समीकरण द्वारा समतल के व्यापक समीकरण के आधार पर समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप प्राप्त करना समतल के व्यापक समीकरण के आधार पर हम समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समतल के व्यापक समीकरण से प्रारंभ करते हैं। समतल का व्यापक समीकरण यह है ax प्लस by प्लस cz, ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से हमने प्रारंभ किया। अब समतल निर्देशाक्षों को बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C पर काटता है। समतल निर्देशाक्षों को क्रमशः बिंदु A, इसके निर्देशांक होंगे स्मॉल a 0 0, बिंदु B इसके निर्देशांक होंगे 0 B 0 तथा बिंदु C इसके निर्देशांक होंगे 0 0 स्मॉल c पर काटता है। समतल एक बिंदु A0 से गुजरता है। अतः बिंदु A के निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार ये मिलेगा a गुणा स्मॉल a इंटू स्मॉल a, b इंटू 0, c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। तो इस प्रकार a स्मॉल a प्लस d इक्वल टू 0, या हमें ये प्राप्त होगा a इक्वल टू माइनस d, या a इक्वल टू माइनस d अपॉन a। इसी प्रकार समतल एक बिंदु B से गुजरता है। इसी प्रकार समतल एक बिंदु B से गुजरता है
बिंदु बी 0B0 से गुजरता है तथा समतल एक बिंदु C स्मॉल c से गुजरता है। तो समीकरण 1 में बिंदु C के निर्देशांक तथा समीकरण 1 में ही बिंदु B के निर्देशांकों को रखने पर पहले हम समीकरण 1 में बिंदु B के निर्देशांक को रख लेते हैं, तो ये प्राप्त होगा a इंटू 0 प्लस b इंटू स्मॉल b प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें b इंटू बी प्लस d इक्वल टू 0 ये मिलता है और कैपिटल B इक्वल टू माइनस d अपान b ये मान प्राप्त होता है तथा बिंदु C के निर्देशांक 0 0 स्मॉल c हैं, तो ये मिलेगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू स्मॉल c प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इंटू स्मॉल c प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0 ये मान मिला। यहाँ से कैपिटल C का मान हमें प्राप्त होगा कैपिटल C इक्वल टू माइनस d अपान स्मॉल c। तो हमें समीकरण 1 में बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C के निर्देशांकों को रखने पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के मान प्राप्त हो गए। चूँकि समीकरण 1 बिंदु A, B तथा C से गुजरता है, इसलिए हमने इन बिंदुओं के निर्देशांकों को समीकरण 1 में रखा तथा समीकरण 1 से हमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के मान प्राप्त हो गए। अब इन मानों को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के मानों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में A, B और C के मान रखने पर तो समीकरण 1 में हम A, B और C के मान रखते हैं। तो समीकरण 1 है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर हम a का मान रखते हैं, a का मान माइनस d अपान स्मॉल x। हमने a का मान अभी प्राप्त किया है, a का मान माइनस d अपान स्मॉल a है, तो ये मिला माइनस d अपान स्मॉल x। अब b का मान रखते हैं माइनस d अपान स्मॉल b y प्लस माइनस d अपान स्मॉल c z प्लस d इक्वल टू 0। तो ये प्राप्त होगा माइनस d
अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी वाई माइनस डी अपॉन सी जेड इक्वल टू माइनस डी। हमने डी के पद को दाईं ओर पक्षांतर किया, बाएं तरफ से माइनस डी कॉमन लेते हैं तो ये प्राप्त होगा दोनों पक्षों में माइनस डी का भाग करने पर एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1, ये हमें प्राप्त होता है। यह समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप है। तो इस प्रकार हमने समतल के व्यापक समीकरण के आधार पर समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो हमने देखा कि समतल का व्यापक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जबकि समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी समतल के द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंड हैं। तो इस समीकरण के आधार पर यदि हमें समतल के द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के मान दिए गए हैं, तो अंतःखंडों के मानों को इस समीकरण में रख करके हम समतल का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस समीकरण के आधार पर समतल के प्रश्नों का अभ्यास हम अपने अगले कालखंड में करेंगे। धन्यवाद।